라호르 카쇼르 구제라놀라 우리 세지역 온라인 줌 특강을 준비했습니다. 오늘은 초청 강사로 우리 명지대학교 정주윤 교수님, 외국인 이주 과정 이해, 또 오늘 다문화 사회론에 대하여서 좀 강의를 하시면서 또 한국에 대해 좀 자세하게 정보를 좀 제공하고자 합니다. आज जो सामने आपको नजर आ रहे हैं ये स्पेशल गेस्ट हैं हमारे जो कि कोरिया के एक बड़ी यूनिवर्सिटी म्योंगजी यूनिवर्सिटी से आए हैं। 명지대학교 산업교육대학원에 지금 교수님으로 재직하고 계십니다. जी खास जो मल्टी कल्चर है उनके बारे में ये एजुकेशन देते हैं। 그리고 박사님이세요. जी बहुत बड़े प्रोफेसर हैं ये। 여러분들에게 유익한 시간이 되기를 바랍니다. और आज अपना कीमती वक्त लेके आए हैं हमारे पास। 이제 마이크를 넘겨서 우리 교수님 인사를 한번 하도록 하겠습니다. कह रहे हैं माइक मैं उन्हें दूंगा और वो हमारे साथ सलाम देंगे। 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं हमके लिए। जोरदार जरा ये थोड़ी कम है जितने वो बड़े प्रोफेसर हैं। 반갑습니다. जी आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। 저는 명지대학교에서 이민 다문화학을 학문과 활동으로 이어가고 있습니다. अपने बारे में वो बता रहे हैं कि मैं कोरिया में एक बड़ी यूनिवर्सिटी म्योंगजी यूनिवर्सिटी में एज ए मल्टी कल्चरल प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। 네, 우리가 생각할 때 물류 이동이라는 것도 있지만 인간이 한 나라에서 한 나라로 이동하는 이민이라는 개념을 소개하겠습니다. और अपने बारे में बता रहे हैं कि हम फॉरेनर्स में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट होते हैं वो ज्यादातर वीजे की तलाश में होते हैं और उस वीजे में उनके वीजे में हम उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 네, 파키스탄의 상황과 한국의 상황을 정확하게 알고 향후에 파키스탄에서 한국으로 이주를 하든지 유학을 하든지 아니면 국제 결혼을 하든지 이런 사회 현상을 정확하게 정보로 오늘 알려주는 시간을 가지겠습니다. वो बता रहे हैं कि अगर कोई कोरिया में आना चाहता है तो उसमें भी हम बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर कोई शादी के सिलसिले में कुछ शादी करना चाहता है कोई लड़की या लड़का और उसमें भी हम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 그래서 파키스탄인들이 한국으로 들어오는 길은 유학을 한다든지 취업을 한다든지 국제 결혼 상태로 한국에 많이 정착을 하고 있습니다. और मुझे मालूम है कि कोरिया में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो कि एज ए वर्कर पाकिस्तान में आते हैं या एज ए स्टूडेंट आते हैं या शादी करने का ख्वाहिशमंद होते हैं। 네, 그래서 일단은 이주를 한다라는 것은 한 나라에서 한 나라로의 교류가 일어나는 것입니다. जी इसका मतलब यह है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लोगों को हम आपस में कोशिश करते हैं कि मिलाएं और खुदावंद का नाम और जब 네, 파키스탄에 거주하고 계시지만 한국의 이민 동향과 상황들을 설명해 보는 시간을 가지겠습니다. कह रहे हैं कि मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता है कि आप पाकिस्तान में हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे भी अपना जो कोरिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कोरिया किसी न किसी तरीके से आप पहुँच सकते हैं। 네, 한국을 한번 알아보는 관광 차원이라든지 한국에서의 이민 제도라든지 여기에 대한 정보를 드리겠습니다. जी कह रहे हैं कि आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पाकिस्तान से कोरिया में शिफ्ट हो सके हैं या तो आप एज ए असाइलम सीकर जैसे होता है वैसे भी, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एज ए स्टूडेंट आप कोरिया में कैसे आ सकते हैं। 한국과 파키스탄을 왔다 갔다 하실 때 비자나 여권이 소유되어야 된다는 것은 아실 것입니다. और इस बात के बारे में आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान से कोरिया आने के लिए सबको पासपोर्ट की जरूरत होती है। 네, 그래서 우리는 체류 자격이 어떤 거며 그리고 체류 절차가 어떻게 되는지 거기에 대한 것도 알아야 합니다.
और उसके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप कोरिया में जाते हैं तो किस तरह आप रहाइश पजीर हो सके, ये जानना बहुत जरूरी है। 네, 한 나라에 체류하기 위해서는 그 나라에 합당한 체류 자격의 비자를 가지고 들어오셔야 합니다. और सभी को ये जरूरत है कि अगर वो एक मुल्क से यानी अपने मुल्क से वो दूसरे मुल्क पर शिफ्ट होता है तो जरूरी ये है कि वो एक अच्छा वीजा लेके दूसरे कंट्री में जाए। 그래서 들어오실 때 한국 문화는 물론이거니와 사회 규범 같은 것도 알고 들어오시면 정착하시거나 방문하실 때 쉬운 방법을 찾으실 수가 있습니다. और अगर आप एक अच्छा वीजा लेके आते हैं कोरिया में तो फिर जरूरी ये है कि यहाँ पे आप कोरिया में और अच्छे रहाइश भी आप इख्तियार करें, आपको आगे मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 파키스탄에서 한국으로 들어오시는 분들은 취업 비자라고 하는 E9 비자로 많이 들어오십니다. अगर आप वर्क परमिट लेके आते हैं कोरिया में तो उसको कोरिया में E9 वीजा कहते हैं, उसकी जो कैटेगरी है वो E9 है। 공부를 하러 들어오시는 사람들은 D2나 D4를 가지고 들어오십니다. अगर आप कोरिया में एज ए स्टूडेंट आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं तो उसके लिए D4 वीजा कैटेगरी है, वो लेके आपको कोरिया जाना पड़ता है। 파키스탄과 한국 사이에 체류 비자 협정이라는 게 있어서 90일이 넘어가시면 거기에 합당한 비자를 가지고 들어오셔야 합니다. यानी अगर आप 92% आप मार्क गेन करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए 90 या 92% लेते हैं तो फिर आपको फ्री में भी वीजा मिल सकता है, स्कॉलरशिप के तौर पर आपको वो कोरिया बुला सकते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। 한국 정부가 필요한 산업에 외국인 인력들이 필요합니다. जी, और कोरिया में बहुत ज्यादा जरूरत है फॉरेनर्स लोगों की, पाकिस्तानी लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। 예, 파키스탄 국적자들은 파키스탄 내에 있는 EPS 센터를 이용해서 한국을 취업하게 됩니다. जी, और कोरिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं फॉरेनर लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से कोरिया आते हैं और वहां पे उनकी हेल्प की जाती है। 한국의 이민 정책을 담당하는 곳은 고용노동부와 법무부와 출입국 외국인 청입니다. और वहां पे बहुत ज्यादा सेंटर्स बने हुए हैं, लेबर ऑफिस बने हुए हैं, इमिग्रेशन ऑफिस बने हुए हैं जो कि फॉरेनर्स की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 자, 한국에서는 맞춤형 인력 수급 체계를 구축하고자 합니다. जी, और अगर आप वाकई उनकी डिमांड पर पूरा उतरते हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उन पर पूरा उतरते हैं वो जरूर आपको वीजा देंगे। 해외 인재를 유치하고자 하는 육성 교육을 활성화시키고자 합니다. जी, अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं कहीं भी तो उसके लिए सबसे पहले मालूमात बहुत जरूरी होती है कि आप जाना कैसे है या किस तरह आप वहां पे पहुंच सकते हैं। 파키스탄인들이 체류할 수 있는 사업자와 근로자 상호 간의 교육이 필요합니다. जी, पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज ए बिजनेसमैन भी आते हैं और एज ए वर्कर भी आते हैं, वर्क परमिट हासिल करके भी आते हैं। 서로가 교류할 수 있는 상생 환경을 조성하는 것이 중요합니다. जी, जरूरी ये है कि हमें ये पता हो कि इब्तदाई जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे हमने पूरी करनी है। 대한민국은 노동부 구인난을 해소하기 위해서 외국 인력 확대가 필요합니다. और कोरिया में फॉरेनर्स की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो कोरिया में आए, रहाइश पजीरों आके काम करें। 그래서 세문안교회 양 목사님께서는 여러분들께 사람과 사람 사이에 전달할 수 있는 마음을 성경을 통해서 가르쳐주고 있는 걸로 알고 있습니다. और मैं इस बात के बारे में जानती हूँ कि आपके जो पास्टर हैं, पास्टर यांग जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और जरूरत ये है कि अब एक एक फर्द के साथ मिलकर काम किया जाए ताकि सबके लिए तरक्की का बायस बने। 일단은 한국을 정확하게 아셔야 내가 어떤 비자를 가지고 한국에 들어올지가 설명이 되어야 합니다. सबसे पहले जरूरी बात यह है कि हम कोरिया के बारे में जानें कि कोरिया हम आ कैसे सकते हैं और कौन सा वीजा हमें मिल सकता है और कैसे हम वहां तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
노동자들이 들어오는 이 나인 비자는 우리가 말하는 비전문 취업 비자입니다. जी और पहली बात वो करें कि वर्क परमिट जो आपको चाहिए उसके लिए E9 वीजा लेने की जरूरत होती है कोरियन एम्बेसी से। 그리고 유학으로 공부를 깊게 하러 들어오시는 분들은 D2 비자를 받아오시면 됩니다. अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उसके लिए फिर D2 वीजा की जरूरत होती है आपको। 한국어가 약하신 분들은 어학 연수 과정을 먼저 가지기 때문에 D4 비자를 가지고 들어오시면 됩니다. और कोरियन पाकिस्तानी लोग जो होते हैं या फॉरेनर जो होते हैं उनको ज्यादा कोरियन नहीं आती, उसके लिए जरूरी ये होता है कि पहले आप कोरियन लैंग्वेज सीखें और फिर अपना वीजा अप्लाई करें तो फिर आपके लिए आसानियां होंगी। 자, 입국 후에는 출입국 관리 사무소에서 외국인 등록증을 꼭 받으셔야 합니다. और जरूरी ये है कि जब आप कोरिया में दाखिल हो जाएं तो अपना जो नाम है वो इमिग्रेशन में जरूर जाके एंटर करवाएं। उसके बाद आपको कोरिया का आईडी कार्ड मिल जाता है जो कि आपके लिए कोरिया में रहने में बहुत आसानियां पैदा करता है। 받아 들어온 기간이 오버되기 전에 연장 신청을 미리 하셔야 됩니다. कोरिया में एंटर होने के बाद जरूरी ये है कि आप ओवर स्टे ना हो जाए, यानी कि आपका टाइम जो गुजर ना जाए। सबसे पहले आप कोरियन इमिग्रेशन के पास जाएं और वहां पे वीजा अप्लाई करें। 거주지가 변경될 경우도 있기 때문에 거주지가 변경될 때는 10살 이전에 정보 변경을 신청하셔야 됩니다. और 14 दिन गुजरने से पहले पहले जरूरी ये होता है कि आप पहले इमिग्रेशन में जाएं और जाके अपना वीजा अप्लाई करें। 자, 법무부에서 추진하고 있는 비자 유형이라든지 타입을 정확하게 아시고 관할 출입국 외국인 청으로 가시면 됩니다. जब आप कोरिया आते हैं तो जाकर पहले इमिग्रेशन ऑफिस में जाएं और जो आपकी वीजा कैटेगरी है उसी के मुताबिक आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाएं, वहां पे वो आपकी हेल्प करेंगे। 지금 이 강의를 듣고 계신 분들은 한국에 대한 어떤 관심을 가지고 있는지 이게 가장 큰 관건이고 한국에서의 어떤 접촉을 해야 되는지가 가장 중요한 정보입니다. आप जितने भी इस वक्त मेरी बात को सुन रहे हैं, जरूरी ये है कि कोरिया आने से पहले आप ये जान लें कि आपने किस किस्म की तैयारी करनी है ताकि कोरिया आने के बाद आपको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। 그것을 담당하고 있는 중간 관리자가 누구인지를 아시고 한국과 파키스탄을 연결하는 고리를 홍주 세문안 교회의 양승만 목사님께 정확한 정보를 얻어내시는 것도 중요하다고 생각합니다. और ये भी बहुत जरूरी है कि जो पास्टर आपकी हेल्प कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपने कैसे उनसे हेल्प लेनी है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बारे में पहले से तैयारी करके रखें। 어떤 관심을 가지고 있는지 모르겠지만 한국에 대한 정보를 어떻게 얻고 계신지도 중요합니다. और कोरिया आने के बाद आपने किस तरह यहाँ पे रहना है उसके लिए भी जरूरी है कि आप पहले से तैयारी करें हर चीज की। 가장 중요한 문제는 한국을 가면 무조건 좋다. 본인 생각 없이 무조건 한국을 방문하시는 것보다 목적에 맞는 준비를 하셔서 한국으로 오시는 게 이주의 가장 중요한 목적입니다. लोग ये कहते हैं कि कोरिया में जाना मेरे लिए सबसे जरूरी है, मैं कोरिया चले जाऊंगा तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन आने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले से हमें चाहिए कि हम पहले से तैयारी करें कि क्या कुछ हमने करना है। 한 외국인이 한 나라를 이주를 하는 거를 우리는 이민이라고 합니다. जी, अगर कोई कोरिया में आके अपना वीजा अप्लाई करता है, जैसे कि असाइलम सीकर है, उनको हम ईमीन कहते हैं, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत कर जाना। 결혼을 담당하는 기관이라든지 취업을 담당하는 기관이라든지 학업을 담당하는 기관들을 정확하게 한국 정부 기관을 아셔야 합니다. जी, जब आप कोरिया आते हैं तो जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास वीजा कौन सा है, आपने कैसे यहाँ पे रहना है, कौन से चीजों की आपकी जरूरत है, इसके लिए मालूमात आपके पास होना बहुत जरूरी है। 모든 외국인이 들어오는 행정부가 법무부입니다. जो जितने भी कोरिया में आ रहे हैं सबके लिए कोई ना कोई उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है, कानून रखे हुए हैं।
외국인들이 한국에 체류하게 되면서부터 입국하고 출국하는 것까지 외국인 정책을 담당하는 메인 중앙기관이 16곳이 있습니다. कह रहे हैं कि 16 तरह के तरीकेकार हैं जब कोई कोरिया में आता है तो कैसे कैसे उन्होंने कोरिया में रहना है ये बहुत जरूरी है उनके लिए 한국은 जानना जरूरी है 한국은 여러분들이 체류하실 수 있는 지역이 17개의 지자체를 가지고 있습니다. जी और 17 तरह के और तरीकाकार हैं जिन तरीका से आप कोरिया में अच्छी तरह रहायश पजीर हो सकते हैं 자, 외국인들이 입국하고 체류하고 출국하는 총괄 정부가 법무부이고 여러분들의 모든 관할은 외국인 신분으로 출입국 외국인청에서 합니다. और कोरिया आने के बाद कोरिया में रहायश पजीर होना और जो आपका टाइम मुकर्रर टाइम है उस वक्त तक टाइम गुजारना और उसके बाद कोरिया से निकल जाना या अपने वतन वापस चले जाना ये बहुत जरूरी होता है और इस दौरान आप क्या कुछ कर रहे हैं इमिग्रेशन को बताना बहुत जरूरी होता है 파키스탄 안에서도 여러 나라들이 거주하고 계시겠지만 한국 안에서도 많은 다민족들이 체류를 하고 있습니다. और मैं जानती हूँ पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं और मुझे पता है कि कुछ लोग इलीगल भी हैं और कुछ लीगली भी यहाँ पे अपना वक्त गुजार रहे हैं 지금 이 강의를 듣고 계신 분들의 가족 중에서도 결혼을 하셔서 한국에 오신 분이나 취업을 하셔서 와 있는 근로자나 그리고 공부를 하러 들어와 있는 사람들이 있을 것입니다. और मैं जानती हूँ आप में बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो मुस्तकबिल में एज ए वर्कर भी कोरिया में आ सकते हैं और एज ए स्टूडेंट भी आ सकते हैं या बिजनेस वीजा लेकर भी कोरिया में आ सकते हैं 그래서 오늘 강의를 들으시면서 필요한 정보가 있으시면 질의를 하시면 좋을 것 같습니다. जब आप आज की बातें सुन के जाएंगे आज का कलाम जो मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ जब आप सुन के जाएंगे तो मुझे मालूम है कि बाद में और ज्यादा हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस काम को 네, 한국 정부와 16개 나라가 인력 송출 업무를 하고 있습니다. कोरिया में तकरीबन 16 से ज्यादा ममालिक हैं जिनके लोग कोरिया में रह के काम कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं 그래서 한국에는 बड़े ममालिक हैं 한국에는 많은 다민족들이 어우러져 살고 있습니다. इसका मतलब ये है कि मल्टी कल्चर के लोग यानी कि मुख्तलिफ जो मज़हब के या कल्चर के लोग कोरिया में रहायश पजीर हैं 대한민국 안에는 많은 다민족들이 살고 있고 파키스탄 가족들도 많이 있습니다. यानी कि कोरिया में बहुत सारे फॉरेनर लोग जो आके यहाँ पे मुस्लिम ममालिक के लोग यहाँ पे आके रहायश पजीर है और हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद 파키스탄에 가서 처음으로 적응하는 것과 마찬가지로 파키스탄인들이 한국에 와서 적응하기 위해서는 미리 한국 정부의 정책을 알고 들어오시는 것이 중요합니다. लेकिन मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहती हूँ मैं पहले से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान से कोरिया आए तो उसके लिए किन चीजों की जरूरत है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है 무조건 한국을 선호해서 들어온다는 개념이 아니라 한국에는 어떤 사람들이 살고 있고 어떤 사람들이 지금 다민족을 이루고 있는지를 아는 것이 중요합니다. जरूरी ये है कि आप ये ना करें कि वीजा लेके आप कोरिया पहुंच गए तो बड़े खुश हों बल्कि कोरिया आने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मैं किस कंट्री में जा रही हूँ उनका कल्चर क्या है उनकी जुबान क्या है ये जानना बहुत जरूरी है 대한민국 안에는 대한민국 사람과 외국인 근로자와 국제 결혼 과정들과 중도 입국 자녀들과 외국인 유학생들과 난민들이 어우러져 살고 있습니다. मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि कोरिया में बहुत सारे बिजनेसमैन भी फॉरेनर रह रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रह रहे हैं बहुत ज्यादा वर्कर भी यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत सारे
जो हिजरत करके आए हैं अपने मुल्क से कोरिया में वो भी आके रह रहे हैं। 어떤 행태로 파키스탄인들이 한국으로 들어오든 한국에서 살고 있는 타 나라 사람들의 적응 과정을 공부하시는 것이 중요합니다. कह रहे हैं कि अगर आप कोरिया में आना चाहते हैं तो उसके लिए कोरियन स्टडी आप करें, कोरियन लैंग्वेज आप सीखें, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। 한국에 들어와 계신 파키스탄 대사님들이 한국에 들어와 있는 파키스탄인들의 가정과 근로자들과 유학생들에게 어떤 역할을 해주고 계신지에 대한 정보도 중요합니다. और जरूरी ये है कि जब आप पाकिस्तान से कोरिया आते हैं तो पाकिस्तान में जो आपके लीडर हैं, जो भी आपको यहाँ पे भेजता है, उनके लिए भी जरूरी है कि वो भी कोरिया के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन रखें और आपको अच्छे से बता सकें कि कोरिया जाने से पहले आपने क्या करना है। 들어오셨을 때 언어가 소통되지 않을 때 한국 문화와 사회규범 이해가 불가피해서 불법을 저지를 수 있는 상황도 생길 수 있습니다. इससे पहले कि आप कोरिया में दाखिल हो, उससे पहले आपने देखना है कि उनका कल्चर कैसा है, उनकी लैंग्वेज कौन सी है, और कोरिया में आके आप ओवरस्टे ना हो जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये सीखना जरूरी है। 따라서 지역 정보가 어디서 제공되고 있는지 그 정보 라인 인포메이션을 찾는 것이 가장 중요합니다. काम करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए आपको किस जगह पे जाना है, किस तरफ जाना है, उसके लिए सबसे पहले मालूमात होना जरूरी है आपके लिए कोरिया में आने के बाद। 외국인 근로자와 유학생이 어떤 식으로 정착을 하고 있는지 미리 정보를 몇 사람 정도 알고 들어오는 것도 괜찮습니다. और मैं चाहती हूँ कि आने से पहले आपको ये पता हो कि आप अगर काम करने जा रहे हैं तो किस तरह आपने काम करना है, या अगर आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं कोरिया में तो किस तरह आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना वक्त गुजार सकते हैं, ये जानना जरूरी है आपके लिए। 가장 중요한 정보는 외국인 근로자로 왔을 때 근로기준법이라든지 산업안전보건법의 보호를 받고 있다라는 정확한 규제 절차들도 알고 들어오시는 것이 중요합니다. अगर आप एज ए वर्कर आते हैं, वर्क परमिट लेके आते हैं पाकिस्तान से कोरिया में, तो उसके लिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आपकी रहाइश कितने साल की होगी, कितनी आप सैलरी आपको मिलेगी, या क्या कुछ आपको वो देंगे, ये जानना जरूरी है आपको। 언어가 통하지 않는다고 중간에 브로커나 이런 개념이 아니라 정당한 임금과 고용주 안에서의 휴식 시간과 휴일을 누릴 수 있는 외국인으로서의 권리를 정확하게 알고 들어오셨으면 합니다. पहले मुझे पता है जुबान मुख्तलिफ है, इसलिए जब भी हम कोरिया में जाते हैं तो बात समझना मुश्किल होता है, लेकिन पहले से आप अगर मालूमात ले के कोरिया में दाखिल होंगे तो बाद में आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। 각 자격에 맞는 비자가 있는데 조금 편하게 한국을 들어오기 위해서 체류 자격을 위반한다든지 불법 취업을 한다든지 이런 사태에 대한 주의를 정확하게 알고 들어오셔야 합니다. जरूरी ये है कि आप जब कोरिया में दाखिल हो तो उससे पहले आपको पता हो कि मैंने ओवरस्टे नहीं होना, मैंने अपना वीजा कैसे एक्सटेंड करना है और कैसे रहाइश पजीर हो सकता है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। 어디에 체류를 하시든지 시군구와 국회의원들이나 경찰서 이런 교육청 같은 곳 이런 한국의 정보 인포메이션을 정확하게 가이드라인으로 가지고 들어오셨으면 합니다. पहले जब आप कोरिया में दाखिल होते हैं तो हमारे पास जो इमिग्रेशन के हेल्प नंबर भी हैं और जो असेंबली के लोग हैं, इनके असेंबली के लोगों के भी नंबर हैं, इनके हेल्पलाइन है, वहां पे भी आप राब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। 여러분들하고 같은 사람들이 한국에 와서 어디에서 국제결혼 생활을 하고 있고 외국인 근로자로서 일을 하고 있고 또 바르게 하고 있는지 아니면 불법으로 있는지 이런 정보들을 민간한테 얻을 생각을 마시고 중앙기관이나 지자체들과 접촉을 많이 하셨으면 합니다.
कह रहे हैं कि जब आप कोरिया आते हैं तो ये ना कोशिश करें कि आप ओवर से हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, बल्कि पहले से इंफॉर्मेशन लेके रखें कि आपने कैसे अच्छे से रहाइश पजीर होना है कोरिया में और कैसे अच्छा वक्त गुजारना है, ये जरूरी है। 파키스탄인들만 찾으려고 하지 말고 다문화 가족 지원센터나 상담소나 도서관이나 다민족 공동체 같은 정보들의 리스트를 정확하게 가지고 들어오셨으면 합니다. कह रहे हैं कि जब आप कोरिया आते हैं तो लाजमी नहीं कि आप अपने पाकिस्तानी लोगों को ढूंढें और उनसे इंफॉर्मेशन लें, बल्कि हमारे जो यहाँ पे मल्टी कल्चरल सेंटर्स बने हुए हैं या इमिग्रेशन के सेंटर्स बने हुए हैं या कोई पुलिस हेल्पलाइन है, आप उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। लाजमी नहीं कि आप पाकिस्तानी के पास जाएं और वो आपकी हेल्प करें। 관광을 오더라도 관광을 왔을 때 내가 찾고자 하는 곳만 가시지 말고 주변의 정보를 얻어서 나한테 합당한 비자로 체류할 수 있는 정확한 방법들을 찾으시길 바랍니다. कह रहे हैं कि आते ही आप ये ना कोशिश करें कि कोई ऐसा शख्स मुझे मिल जाए जो मेरी हेल्प करे, बल्कि यहाँ पे जो हेल्प लाइन है हमारे पास नंबर जो है आप उनको पहले से तलाश करें और आके उनसे रब्ता करें, ना कि दूसरे तीसरे लोगों से करें, कोई और रास्ता ना ढूंढे। 어떤 정보를 가지고 들어오시더라도 처음 오는 나라이기 때문에 취업 분야라든지 내가 사회적으로 제공될 수 있는 곳, 한국 사람들한테 물어보고 접촉하는 시간을 많이 가지시기 바랍니다. कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो कोरियन लोगों के साथ आप गुजारने की कोशिश करें, जो ज्यादा आपकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, उनके पास आप जाएं, दूसरे लोगों के पास ना जाएं। 법을 어기지 않는 한 한국에서 이루어지고 있는 행사들에 많은 참여를 하시기 바랍니다. और जहाँ पे फेस्टिवल वगैरह हो रहे होते हैं जो फॉरेनर्स के लिए होते हैं, वहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा जाएं और लोगों के साथ मिलें अगर कोरिया में आते हैं। 지역사회에서 내가 체류하고 있는 곳에서 나눌 수 있는 정보들을 얻어서 함께 생활하는 습관을 들려주시기 바랍니다. और जब आप काम के लिए आते हैं, वर्क परमिट लेके आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा और दूसरे ममालिक के लोग आपके साथ होते हैं, उनके साथ आप अच्छे तरह से रहाइश पजीर हो, अच्छा सलूक उनके साथ करें। 긴 시간으로 체류하는 사람이 있고 단기간으로 들어오는 사람들이 있습니다. 들어와서 본인이 어떤 목적인지를 정확히 아는 과정을 가지시기 바랍니다. जब आप कोरिया में आते हैं तो मैं जानती हूँ कि मुख्तलिफ मकासद आप लेके आते हैं, लेकिन जितने भी आपके आस पास लोग होते हैं आप उनको भी बताएं कि मेरा आने का मकसद ये है, ताकि आप अच्छे तरीके से कोरिया में वक्त गुजार सकें। 그리고 주위에 여러분들이 알고 있는 가족이나 이웃이 결혼을 했다든지 취업을 했다든지 학업을 하고 있는 사람이 있으면 사례들을 접촉하시기 바랍니다. अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो कोरिया में आके शादी करना चाहते हैं या कुछ और कोई काम करना चाहते हैं या एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप अच्छी मालूमात रखें ताकि कोरिया में आके बाद में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 파키스탄 예비 이주민들이 한국에 들어올 때 중요한 안내서들이 유학과 근로자들을 위해서 준비가 되어 있습니다. कह रहे कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं अगर वो एज ए वर्कर आते हैं या एज ए स्टूडेंट आते हैं तो पाकिस्तान में पहले से ही उनके लिए मालूमात फराहम की जा चुकी हैं, लोग पहले से तैयार हैं वहाँ पे पहले आपके लिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। 언어 부분과 교통 활용 부분과 일상 생활 방법과 공공질서 이용 방법과 예절 방법들을 중심으로 잘 구성이 되어 있습니다. और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो वाहन की वजह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कोरिया में आने के बाद। 유용한 웹사이트나 정보 상담소 같은 곳에 리스트를 항상 착용하고 계셔 주시길 바랍니다. पहले से आप लिस्ट को ला कर आए ताकि आपको पता हो कि मैंने किसके पास जाना और क्या करना चाहिए मुझे, जो मेरे
लिए अच्छा हो और मुझे मुश्किलात का सामना न करना पड़े। 언어가 유창하지 않기 때문에 학생들 같은 경우에는 학교의 국제 학생 지원 센터를 적극 이용하시기 바랍니다. अगर आपको जुबान नहीं आती तो यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए फॉरेनर स्कूल भी खुले हैं जो मुफ्त में आपको कोरियन तालीम देते हैं ताकि आप जल्द अज जल्द कोरिया में अच्छे से रह पाएं। 학교마다의 학사 일정과 내가 가지고 있는 비자 기간이 넘어가지 않게끔 챙기고 학생으로서 할 수 있는 아르바이트 시간과 정확한 숙지가 필요합니다. अगर आप ऐसे स्टूडेंट आते हैं कोरिया में तो आपका वीजा कितनी देर का है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और वीजा खत्म होने से पहले पहले आपने अपना वीजा एक्सटेंड करवाना है। डेट्स का आपको पता होना चाहिए, टाइम का आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना टाइम है कोरिया। 어떤 비자 타입이 들어오더라도 외국인 등록은 90일 이내에 꼭 하셔야 합니다. जी, आप कोई भी वीजा लेके आते हैं कोरिया में जरूरी ये है कि 90 दिन का 근로자로 들어오실 경우에는 इंफॉर्मेशन जमा करवाएं और 90 दिन से पहले पहले अपना कोरियन आईडी कार्ड हासिल करें। 근로자로 들어오실 경우에는 우리가 채용하고 있는 고용 허가제 E9 비자의 정확한 숙지가 필요합니다. अगर आप एज ए वर्कर कोरिया में आते हैं तो उसके लिए E9 वीजा की जरूरत होती है। E9 कैटेगरी है कोरिया की, तो कोरियन एम्बेसी वो आपको देती है। 사업주와의 계약서 확인은 필수 조건입니다. जी, अगर आप एज ए बिजनेसमैन आते हैं तो उसके लिए वीजा जो है वो बाद में आपकी कैटेगरी वहां पे जाके चेंज होती है कोरिया में। 노동으로 들어오시기 때문에 들어오셔서 노동부 상담도 필수입니다. एज ए लेबर अगर आते हैं तो वहां पे आपके लिए ऑफिस बने हैं कोरिया में जो आपकी हेल्प करते हैं, वही करते हैं। 배정된 사업주와의 계약서에서 근로조건에 명시된 조건들을 확인하셔야 합니다. जरूरी ये है कि जो वीजा आपका है वो जाके पहले से बताया जाए कि मेरे पास ये वीजा और मुझे अब क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। 근무 시간과 휴식 시간과 임금 조건이 본인이 구두로 계약한 한국에 체류하기 전의 계약과 일치하는지 정확하게 확인하셔야 합니다. अगर आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपके काम का टाइम कितना होगा, सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर सुबह तक, वो जानना जरूरी है। इस दौरान आपकी रेस्ट टाइम कितना होगा और आपको खाने के टाइम कितना मिलेगा या कैसे आपको खाना मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। 도움을 주는 사람을 한국에 알고 있을 수도 있지만 모를 경우에는 서울 글로벌 센터라는 그런 통합 서비스 센터의 정보를 정확하게 알고 들어오시기 바랍니다. मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कोरिया में आने से पहले बड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता नहीं होता। उसके लिए सोल ग्लोबल सेंटर है जो कोरिया का कैपिटल सिटी है, वहाँ के नाम से बना है सोल ग्लोबल सेंटर, उससे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 네, 지금까지는 여러분들이 한국으로 들어올 수 있는 루트를 말씀드렸습니다. 학업을 한다든지 취업을 한다든지 결혼을 하는 과정으로 한국에 들어오는 얘기들이었습니다. अभी तक मैंने आपको बताया है कि आप एज ए स्टूडेंट अगर आते हैं या एज ए वर्कर आते हैं या आप बिजनेस के तौर पर आते हैं तो कोरिया में आने के बाद आपने क्या करना है, ये सब कुछ अभी तक मैंने बताया। 자, 지금은 일반적인 얘기를 드렸고요. 이제는 파키스탄인들이 한국인을 알아야 되는 게 중요합니다. अभी तक मैंने आपसे आम बातें की हैं, जो नॉर्मल बातें हैं वो की हैं। आप पाकिस्तानी लोग कैसे कोरिया आ सके हैं वो मैं आपको बताऊं। 대한민국은 2007년도를 기준으로 체류 외국인이 100만이 되던 나라입니다. ये कोरिया के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोरिया में 2007 में तकरीबन 10 लाख फैगमान 네, तकरीबन 10 लाख लोग रहाइश पजीर थे। 2007 की बात ये करें। 2007년 100만에서
현재 265만을 체류 외국인을 보유하고 있습니다. 2007 के बाद जो अभी काउंट किया गया है लोगों के बारे में वो तकरीबन 26 लाख 50,000 लोग तकरीबन. 그래서 인력 송출이 이루어지고 있는 나라는 16개국과 MOU가 맺어져 있습니다. और अगर देखा जाए तो कोरिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क बन गया है जो फॉरेनर्स को वेलकम करता है. बहुत सारे फॉरेनर्स कोरिया में इस वक्त रहाइश पजीर. 파키스탄 또한 포함이 됩니다. ये कह रहे हैं कि कोरिया एक छोटा मुल्क है और तकरीबन पाकिस्तान का ये आधा भी नहीं बनता. बहुत छोटा मुल्क है. 다민족을 위해서 세계인의 축제가 1년에 한 번씩 열립니다. और यहाँ पे मल्टी कल्चर के लोग रहते हैं और यहाँ पे एक इवेंट भी रखा जाता है मल्टी कल्चर के लोगों के लिए. 파키스탄인들이 어우러 사는 지역들도 있습니다. और मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में भी लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं. 많은 파키스탄인들이 한국에서 체류하고 생활을 하고 공부를 하고 있습니다. और मैं ये भी जान पैसा ऐसे स्टूडेंट भी स्टडी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं. 지금 강의를 듣고 있으신 분들도 1년, 2년, 3년 뒤에 한국을 방문하실 기회가 있을 수도 있습니다. और मेरा ईमान है कि 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोरिया आके बहुत कुछ कर पाएंगे. आमीन. 한국을 방문할 계획을 가지고 계신 분들은 본인에게 합당한 비자를 습득하시고 한국을 정확히 알고 체류하는 과정을 준비 기간을 가지셨으면 합니다. और मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि आप कोरिया आए, कोरिया आने से पहले मालूमात हासिल करना और कोरिया का कल्चर कैसा है, जुबान क्या है, उसके बारे में तैयारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. 각자의 목적을 가지고 들어오셨을 때 한국에서 적응 기간을 단축하고자 하신다면 파키스탄 내에서 한국을 정확하게 아시고 자기의 비자에 맞는 정확한 목적을 가지고 오셨으면 합니다. और मैं चाहती हूँ कि जब भी आप कोरिया में आए हर किस्म की मालूमात आपके पास हो, जुबान भी आप अच्छे से सीखें और आने से पहले आप एक अच्छा वीजा लेके कोरिया में दाखिल हो और अच्छा वक्त गुजारने वाले बने. 한국을 알고 들어오실 때 한국 사람들을 만났을 때 파키스탄에 대해서 정확하게 한국인들에게 알려줄 수 있는 그런 자세로 들어오시면 너무 좋겠습니다. और जरूरी ये है कि जब भी हम कोरिया आए तो सबसे पहले कोरियन के साथ हमने बातचीत कैसे करनी है, उनका कल्चर कैसा है, उनका मेल जोल कैसा है, कैसे वो रहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. 한국 사람과의 가장 정확한 적응 방법은 서로의 나라를 알려주는 의사소통 관계가 되면 가장 좋습니다. जब कोई भी दो कंट्री आपस में मिलते हैं या दो कंट्री के लोग आपस में मिलते हैं तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में पहले से जानते हो कि कैसे लोग हैं. 한국을 들어와서 한국을 알아서 한국 사람들한테 파키스탄을 정확하게 알려줄 수 있는 자세로 들어오십시오. और मैं चाहती हूँ कि जब भी आप पाकिस्तान आए तो कोरियन लोगों के साथ आप 더 중요한 것은 बताएं कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ के लोग कैसे हैं. 더 중요한 것은 내가 과연 한국에 가서 어떤 목적을 가지고 파키스탄에 어떤 교류 관계를 만들어낼 것인지 그런 관계성을 가지고 들어오셨으면 합니다. और मैं चाहती हूँ कि जब भी आप कोरिया में आए तो एक मकसद आपके पास हो कि मेरा मकसद ये है, मैं कोरिया में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस मकसद के लिए जा रही हूँ. वो मकसद आप लेके आए और अच्छी जिंदगी कोरिया में गुजारने वाले बने. 지금은 가장 좋은 라인이 여러분들께는 온라인으로 이렇게 홍주 세문안 교회의 얀스만 목사님께서 미리 하나님의 복음으로 더 정확한 정보를 주고 있다고 저는 생각을 합니다. और मैं इस बात के बारे में सोचती हूँ कि हमारे लिए मसीही लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि खुदा के एक अच्छे खादम पास्टर यान जो है इनके साथ बैठे नजर नहीं आपको आ रहा होगा.
वो पाकिस्तान में पहले से ही खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। 선교의 목적으로 한국을 들어오신다고 하시면 하나님 말씀을 가지고 여러분들이 한국에서 적응하는 시간을 줄여주셨으면 합니다. आप जब भी कोरिया आए, खुदा को कोरिया लेके आए, बेहतर ये है कि आप अच्छा वक्त गुजारने के लिए कोरिया एक अच्छा मकसद लेके आपको। 한국에서 영주를 할 수도 있겠지만 어느 정도 기간이 지나서 다시 파키스탄으로 돌아갈 때 한국 사람을 초청할 수 있는 자격을 갖추셨으면 좋겠습니다. जब भी आप कोरिया आए तो कोरिया से अपना कोरिया में अच्छा वक्त गुजारने के बाद जब आप पाकिस्तान जाएं तो पाकिस्तान जाने से पहले आप दोबारा कोरिया आने के लिए एक इनविटेशन लेटर या कोई भी जो अच्छे डॉक्यूमेंट्स वापस लेके साथ अपने जाएं। 네, 이주라는 개념 자체가 우리가 너무 어려워서 다른 나라로 피신하는 경우도 있습니다. और वास्ता जो मुश्किल भी हो जाता है कि लोग कोरिया से पाकिस्तान जाते हैं और वापस आना मुश्किल हो जाता है। 또한 나보다 더 잘 사는 나라에 가서 더 좋은 기술과 공부를 하고 파키스탄으로 돌아가서 더 좋은 관계를 그 양국 간에 만들어내는 역할을 하는 사람이 여러분과 같은 분들입니다. जी और कोरिया में जब भी लोग आते हैं अच्छे मकासद लेके आते हैं, अच्छा यहाँ से वो यादें लेके जाते हैं और पाकिस्तान में जब वापस आते हैं तो वो बहुत सारे काम भी करते हैं कोरियन लोगों के साथ मिलकर। 오래 체류하거나 단기로 체류하는 것은 상관이 없습니다. 한국에 와서 파키스탄을 정확하게 알려주고 또 한국을 정확하게 아셔서 영원히 상생할 수 있는 교류를 만들어내는 그런 분들이 되어 주셨으면 합니다. जरूरी ये नहीं हमारे लिए कि हम कितनी देर कोरिया में जिंदगी गुजार के आए हैं, चाहे वो ओवरसे होके गुजारी है या वैसे हम अपना वीजा पूरा करके आ गए। जरूरी ये है कि जब आप कोरिया में आए तो एक अच्छा इमेज कोरियन के दिलों में डाल के जाए कि पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं। 또한 한 나라에서 한 나라로 와서 그 나라를 알고 비자 연장이라든지 일터에서의 차별이라든지 또한 어려울 때 내가 기도할 수 있는 장소라든지 한국에서 접할 수 있는 음식이라든지 이런 것들을 여러분들이 기준을 세우고 들어오셨으면 합니다. जब भी आप कोरिया में आए बार बार वो इसी बात के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि एक अच्छा बातचीत आप करने वाले हो कोरियन के साथ, आप तैयारी करके आए और एक अच्छा इमेज छोड़ के जाए कोरियन के लिए। 긴 시간을 체류하시게 되면 가족을 초청할 수 있는 비자가 있다는 정보도 미리 알고 들어오셨으면 합니다. और जब भी आप कोरिया में रहायश पजीर होते हैं तो ये भी बात याद रखें कि अगर आपके पास वीजा है तो आप अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हैं। कोरिया में बड़ी आसानियां पैदा की गई हैं। 어느 나라를 가든지 언어 소통이 안 되기 때문에 내가 위험에 처했을 때 접할 수 있는 정보 리스트는 꼭 챙겨주시기 바랍니다. जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं, चाहे वो कोरिया या कोई भी और मुल्क है, उसके बारे में पहले से आप एक लिस्ट बना लें कि मैं जिस मुल्क में जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने जाके करना क्या है या कैसे लोग हैं, जानना जरूरी है आपको। 유양 기관과 웹사이트는 들어와서 급할 때 바로 여러분들이 찾을 수 있는 여러분들의 목록을 준비해서 들어오시기 바랍니다. बहुत सारी वेबसाइट है जिनके वसीला से आप ये सर्च कर सकते हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे मैं रहायश पजीर हो सकता हूँ और क्या कुछ मुझे करना चाहिए। 따라서 한국은 이주 국가로 넘어가고 있습니다. 한국인뿐만 아니라 여러 다민족들이 살고 있기 때문에 그런 한국의 정세를 정확하게 알고 파키스탄인으로서 한국에 들어오셨으면 합니다. और मैं जिसे आगे बढ़ूंगी मैं कुछ और भी आपको बताना चाहती हूँ कि कोरिया में सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही नहीं रह रहे बल्कि मल्टी कल्चरल लोग हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ पर मौजूद है और उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 단기를 체류하시든 장기를 있으셔야 하든 한국 생활의 의미를 찾고 안전하게 한국에 어우러져 생활을 하고 돌아갈 수 있는 기회를 가지시길 바랍니다.
मैं चाहती हूँ कि आप जब भी कोरिया में आए एक सेफ लाइफ गुजारने वाले बने, दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों और अच्छी यादें आप अपने साथ लेके जाएं और अच्छी यादें छोड़ के जाएं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 유학으로 오신다 그러면 유학으로 와서 공부를 해서 한국에서 또한 취업이 될 수도 있고 결혼을 할 수도 있고 또 다시 본국으로 돌아갈 수도 있는 방법이 있다라는 것을 상기해 주시기 바랍니다. अगर आप फर्दर स्टडी करने के लिए जाते हैं कोरिया में, तो स्टडी के बाद आपका जो वीज़ा है वो ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि आपका वीज़ा जो है वो आगे और बढ़ भी सकता है। आप उसको वर्क परमिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसी वीज़ा के साथ आप कोरिया में रह के शादी भी कर सकते हैं और बहुत से काम है जो आप अपने वीज़े पे कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़े। 네. 일단 한국에 대한 관심을 가지고 계시고 한국으로 오실 생각이 있으신 분들에 대한 정리를 한 번 더 요약해서 드리겠습니다. एज ए स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे आप सुन रहे हैं, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में आपकी और ज़्यादा हौसला अफजाई करना चाहूँगा। 한국의 이민 제도를 정확하게 알아주시고 अगर आप वाकई ही कोरिया में हिजरत करना चाहते हैं तो ये जान रखें, 내가 체류하게 되는 비자 타입을 정확하게 숙지하시고 ये और क्या कौन से टाइप का वीज़ा मुझे चाहिए, किस किस्म का वीज़ा मुझे चाहिए अगर मैं स्टडी करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, तो पहले से मालूमात रखें। 한국과 파키스탄의 문화 차이를 이해하시고 काशिम 말씀하세요। 한국과 파키스탄의 문화 차이를 정확하게 이해하시고 और पाकिस्तान का जो कल्चर है और कोरिया का जो कल्चर है उसके बारे में अच्छी तरह आपने जान रखना है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उनका कल्चर कैसा है, ये जानना जरूरी है। 사회 규범을 정확하게 숙지하시고 जी, और अच्छे से आपने पहले होमवर्क करके आना है कि वहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे किन बातों का सामना करना पड़ेगा। 노동자든 유학생이든 결혼 가정이든 권리와 책임을 정확하게 알고 들어오십시오. जी, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या एज ए लेबर आ रहे हैं या अगर आप शादी करके यहाँ पे आना चाहते हैं तो पहले से आपको मालूमात पता हो कि वहाँ पे जाके मुझे किन बातों का सामना होगा। 다문화 사회에서의 한국의 적응 방법은 얼마나 많은 나라들이 한국에서 체류를 하고 파키스탄인으로 들어와서 한국 안에 파키스탄을 얼마나 알려줄 수 있는 사람이 되느냐를 숙지하고 들어오십시오. जब भी आप कोरिया में आते हैं तो कोरिया से जो वापस पाकिस्तान में लोग आए आप उनके साथ मिले, उनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं कि अगर मैं कोरिया जाता हूं तो मुझे किन बातों के लिए, किन कामों के लिए तैयारी करना है, पहले से आप तैयारी करके कोरिया आए। 네, 오늘 제가 알려드린 것은 한국만을 알려드리는 게 아니라 여러분들이 들어올 수 있는 방향들을 본인 스스로 정보를 통해서 많이 알아주십사 하는 뜻에서 강의라기보다 정보를 주는 차원으로 오늘 말씀을 드렸습니다. कह रहे हैं कि आज मैं सिर्फ आपको कोरिया के बारे में बताने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोरिया में आए तो कौन सी तैयारी आपने करनी है, क्या कुछ आपके पास होना चाहिए, वो पहले से आप तैयारी करें ताकि आपको बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 네, 화면상에서 여러분들을 뵐 때 어디에 관심이 있는지 초점을 맞추기가 어려워서 오늘은 정보를 주는 차원에서의 이민 다문화 사회의 한국을 조금 알려드렸습니다. 감사합니다. आप सबको जितने भी हैं, मैं स्क्रीन पर आपको सबको देख रही हूँ और मेरी आपके लिए दुआ भी है कि आप जरूर कोरिया आए और कोरिया के बारे में जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन ली है या मैंने आपको दी है या आपने सुनी है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 감사합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.